पश्चिम बंगाल और असम में फर्स्ट फेज़ की वोटिंग और पीएम नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा, ये महज इत्तेफाक है या पीएम बांग्लादेश के दौरे के ज़रिए पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना जब से आया ठीक उससे पहले पीएम को बांग्लादेश जाना था, लेकिन वो दौरा रद्द हो गया और अब तकरीबन 1 साल बाद पीएम बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब हिंदुस्तान के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हैं और वो भी पश्चिम बंगाल और असम जिसमें अहम है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में 21 सीटों पर मतुआ समाज का प्रभाव है और बांग्लादेश में परेशान होकर बड़ी संख्या में मतुआ समाज के लोग पश्चिम बंगाल आए थे और पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे के दौरान मतुआ समाज के धार्मिक स्थल पर भी जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि पीएम बांग्लादेश दौरे से मतुआ समाज को भी एक संदेश देने की कोशिश करेंगे और ऐसा माना जाता है कि मतुआ समाज पश्चिम बंगाल के अंदर किंग मेकर की भूमिका निभाता है। हालांकि 2016 विधानसभा चुनाव में 21 में से 18 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन सीएए और एनआरसी के बाद बीजेपी के सपोर्ट में मतुआ समाज खड़ा हुआ था और उसका असर ये हुआ था कि 9 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो अब देखने वाली बात यही होगी, अभी जब चुनाव होंगे तो मतुआ समाज किस तरफ जाता है, या टीएमसी को सहयोग करता है या बीजेपी को वोट देकर एक बार सत्ता में बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाब होता है। हालांकि ममता ने हुंकार भर दी है और सरकार की वापसी का वो दावा कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धनंजय के साथ हैदर अली, जगत 24/7 न्यूज़। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में ममता बनर्जी अब अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सबसे अहम बात ये रही है कि 50 महिलाओं को ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की ओर से टिकट दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी उतारा गया है। इसके अलावा SC/ST समुदाय का भी ममता बनर्जी के द्वारा विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं कला, साहित्य और खेल से जुड़े लोगों को भी टिकट दिया है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने टिकट बंटवारे में जाति, क्षेत्र, साहित्य, कला और तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए टिकटों का वितरण किया है। सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और भवानीपुर की सीट उन्होंने अपनी पार्टी के दूसरे नेता को दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर 80 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों का टिकट काट दिया है और ममता बनर्जी का फोकस अधिकतर युवाओं पर रहा है टिकट वितरण को लेकर। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब बीजेपी जब अपनी टिकटों की घोषणा करती है तो उसका आधार क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से टिकट बांटे हैं ये बीजेपी और लेफ्ट और कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया सिंह के साथ निशांत राय, जगत 24/7 न्यूज़, दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता हुआ अब भी नजर आ रहा है। काफ़ी बंदिश है सरकार की तरफ, इसके बावजूद भी सड़कों पर खुलेआम घूमते हुए लोग बगैर मास्क के नज़र आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं। वही अगर भीड़ की बात करें तो कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद जैसी भीड़ बाज़ारों में या सड़कों पर नज़र आ रही थी, उसी तरीके की भीड़ आज भी, यानी कि जबकि कोरोना का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैला हुआ है तब भी यह भीड़ जो है वो सड़कों पर नज़र आ रही है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े 8,998 तक जो है वो निकल कर के सामने आए हैं, यानी कि कल की तुलना में आंकड़े भले ही 750 से कम हुए हो, लेकिन फिर भी यह आंकड़े काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो निकल कर के सामने आए हैं। वही एक्टिव मरीज 85,144 कल देखे गए। रिकवर मरीजों की बात करें तो 6,135 रिकवर लोग यानी कि सुधर करके लोग अपने मकानों पर गए हैं। 60 लोगों की कल मौतें हुई हैं कोरोना पॉजिटिव के चलते। और वही अगर देश के साथ इसकी तुलना करें परसेंटेज में तो कहीं ना कहीं 53.48% कन्फर्म मरीजों का जो आंकड़ा है, यानी कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज कल मिले हैं उनका ये आंकड़ा निकल करके सामने आया हुआ है। एक्टिव मरीज 49.11 एक्टिव मरीज कल की जो है वो निकल करके सामने आए हैं।
रिकवर मरीज की अगर बात करें देश की तुलना में महाराष्ट्र की, तो 44.49 का ये आंकड़ा है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। वही जो लोगों की मौतें हुए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो वो आंकड़ा भी बड़ा है, 53.09 का ये आंकड़ा है। और ये बड़े आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को चिंता में डाल सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है और कड़े नियम और कानून बना करके लोगों पर वो डालने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके के कड़े कानून नहीं लगाए जाते तो महाराष्ट्र में संक्रमण की संख्या जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो लगातार बढ़ती जा सकती है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इस तरीके से आंकड़े रहे तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट अजहर के साथ मैं हकीम देशमुख, जगह 24/7 न्यूज़, मुंबई। हरियाणा में आज से 12 दिन के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। ये बजट सत्र हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के बाद शुरू होगा। इस बार बजट में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे खास बात ये होगी कि इस बार का बजट जो है पूरी तरीके से पेपरलेस होगा और जिस बजट की जो शुरुआत है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में होगी एक टैबलेट के जरिए। तो वहीं पर दूसरी ओर इस बजट सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक तरफ हरियाणा का किसान आंदोलन पर बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर हाजिर होंगे। तो वहीं पर विपक्ष ने पूरी रणनीति तैयार की है कि किस तरीके से इस बजट सत्र के दौरान हरियाणा सरकार को घेरा जाए। सरकार इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि किसानों को लुभाने के लिए उनके लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। तो वहीं पर आम जनमानस को भी ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार इस बार का बजट पेश करेगी। तो वहीं पर इसी के लिए सभी विधायकों से हरियाणा सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ कपिल गौड़, JK24 न्यूज़, गुरुग्राम। किसान आंदोलन आगामी 6 मार्च को अपने 100 दिन पूरे कर लेगा। हम आपको बता दें 26 नवंबर को किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठ गए थे और तभी से ही किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में शुरू हुआ था और अब दिल्ली की झुलसा देने वाली धूप के लिए भी और गर्मी के लिए भी किसान आंदोलन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। गौरतलब है 26 जनवरी को किसान आंदोलन में जो उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया था, उसके बाद से ही किसान और सरकार के बीच में बातचीत पूरी तरीके से बंद है। हम आपको बता दें किसान और सरकार के बीच में 11 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई परिणाम निकल के नहीं आया। बहरहाल अभी तक किसान इसी उम्मीद में बैठे हैं सरकार की तरफ से कोई पहल हो, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि सरकार सिर्फ एक फ़ोन दूर है। लेकिन अगर बात करें राकेश टिकैत की, जो किसानों के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि वो कौन सा नंबर है जिससे सरकार से बात की जा सकती है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और आस लगाए बैठे हैं कि उनकी मांग पूरी होगी, वो कब तक पूरी होती है और सरकार और किसान के बीच में अगली वार्ता कब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। JK24 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा के अंदर बजट इजलास की कार्रवाई का आज 5वां दिन काफी हंगामेदार रहा। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कैम के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। सुबह करीब 9:15 बजे आम आदमी पार्टी के विधायकों ने MLA हॉस्टल से लेकर विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही आज श्रोमणी अकाली दल के विधायकों ने भी महंगाई और दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री की तरफ से आज विधानसभा के अंदर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया जाना था, तब आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के विधायक वेल के पास आ गए और मुख्यमंत्री के भाषण का विरोध किया। इसी के चलते मुख्यमंत्री को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई भी करीब 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद मुख्यमंत्री जब भाषण देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कोविड का जिक्र भी किया और ये भी कहा कि पंजाब पूरी सख्ती से कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसके लिए अब आम व्यक्ति को भी साथ देने की, सहयोग देने की जरूरत है। उन्होंने एक बार फिर सदन के अंदर कहा कि जो वादे पंजाब की जनता के साथ किए गए थे, वो वादे पंजाब सरकार हर हाल में पूरा करेगी। कैमरामैन मोहन के साथ में नवदीप छाबड़ा, JK24 न्यूज़, चंडीगढ़। रेलवे ने जनता को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल रेलवे ने एक बार फिर से प्लेटफॉर्म टिकट के किराए में इजाफा कर दिया है और इजाफा छोटा मोटा नहीं बल्कि लगभग 3 गुना है।
जहां पहले दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ते थे, तो वहीं अब दिल्ली में अगर आप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको 30 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इससे पहले मुंबई में भी प्लेटफॉर्म टिकट का किराया 5 गुना बढ़ा दिया गया। 10 की जगह वहां 50 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट चार्ज किया जा रहा है। रेलवे के पीछे दलील दी जा रही है कि कोरोना काल में रेलवे अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं चल पा रही, कई ट्रेन अभी भी नहीं चल पा रहे हैं, ऐसे में रेलवे घाटे में चल रहा है। शायद इसी घाटे को पूरा करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में बजट में रेलवे के निजीकरण की बात की गई थी, पीपीपी मॉडल पर रेलवे का विकास करने की बात की गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार किराए में इजाफा हो रहा है, हाल ही में कुछ ट्रेनों के किराए में भी इजाफा हुआ और अब प्लेटफॉर्म टिकट के 3 गुना बढ़ जाने के बाद कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान उठ रहे हैं और जनता पूछ रही है कि आखिर एकदम उनकी जेब पर ऐसा डाका क्यों। हालांकि सरकार इसके पीछे दलील ये दे रही है कि कोरोना काल में जिस तरीके से प्लेटफॉर्म पर जाने की मनाही थी, कोई भी कोरोना काल की वजह से प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पा रहा था क्योंकि उस दौरान काफ़ी घाटा हुआ है। ऐसे में इस घाटे को पाट पाना सरकार के लिए मुश्किल था और शायद यही वजह है कि इस तरीके का सरकार को फैसला लेना पड़ा। आने वाले इस मुद्दे पर विपक्ष किस तरीके से लामबंद होगा, जनता किस तरीके से सवाल पूछेगी और इस पूरे मसले पर क्या सरकार कोई बैकफुट पर आएगी या फिर इस फैसले को वापस लिया जाएगा, तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से प्लेटफॉर्म के टिकट में के दामों में अचानक इस तेजी से उछाल आया है या फिर बढ़ाया गया है, वो यकीनन एक बड़ी चोट आम जनता की जेब पर है। कैमरामैन अक्षय के साथ रवि श्रीवास्तव, J24 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव करीब में है, जहां एक तरफ पंचायती चुनाव, नगर निकाय चुनाव और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजमगढ़ के टप्पल जाएंगे, वहां किसान महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। तमाम किसानों में से हर एक अलग जाति, एक धर्म के किसान को चुन करके सम्मानित भी किया जाएगा, क्योंकि किसान कानून के बाद जहां बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है, उसके बाद से ही लगातार तमाम विपक्षी दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने की पूरी कोशिश में जुट गए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन राम के साथ अक्षत जोशी, JK24 न्यूज़। राजधानी में बीते 15 दिनों से टाइफाइड और बुखार तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में OPD में 200 से 250 मरीज सिर्फ बुखार के ही पहुंच रहे हैं, जिनमें से औसतन 150 मरीज सिर्फ टाइफाइड के हैं। टाइफाइड दूषित पानी की वजह से भी फैलता है और 1.5 साल से पानी की जांच अभी तक जलकल विभाग द्वारा नहीं की गई है। इसको लेकर जब सवाल खड़े किए गए तो जलकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी बताते हुए साफ पल्ला झाड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ में अंकुश जायसवाल, JK न्यूज़ लखनऊ। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट को हुए तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं और म्यांमार में हुए सैन्य तख्ता पलट को लेकर अब म्यांमार के आम लोग भी सड़कों पर निकलकर म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच म्यांमार से अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल म्यांमार की सेना अब म्यांमार के प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोला बारूद, आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां दाग रही है। अब तक जिस तरीके से म्यांमार में प्रदर्शन चल रहे हैं, इन प्रदर्शनों में हुई हिंसक झड़प में तकरीबन 56 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार के सैन्य शासन की तरफ से साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि म्यांमार के सैन्य शासन किसी भी तरीके से आतंकी गतिविधियों को अपने देश में नहीं होने देगी। तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार के सांसदों ने म्यांमार की सेना को ही आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की भी बैठक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आज म्यांमार के विषय पर होने वाली है और इस बैठक को ब्रिटेन ने बुलाया है। जिस तरीके से म्यांमार में स्थितियां दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, ऐसे में आने वाले समय में म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग वहां के तमाम लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ सैन्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आंग सान सू की समेत अन्य तमाम गिरफ्तार नेताओं की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ मैं चंदन भारद्वाज, JK24 न्यूज़। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी साल को देखते हुए लगातार लोक लुभावन फैसले ले रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को कमिश्नरी का दर्जा देने की घोषणा की है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के बराबर ही
अब गैरसैंण को भी कमिश्नरी का दर्जा हासिल हो गया है, जिसके अंतर्गत अब चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जैसे जिले आएंगे। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री का कहना है कि जिन सुविधाओं को पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए दुर्गम बताया जाता था, वो बहुत सुगम रूप से उन सभी के लिए वहां पर अवेलेबल होंगी। और जिस तरीके से 2 दर्जन से अधिक कार्यालय गैरसैंण में खुलेंगे, तमाम जो आला अफसर हैं उनकी मौजूदगी वहां पर रहेगी। इससे न केवल गैरसैंण आत्मनिर्भर बनेगा, पहाड़ी क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि उत्तराखंड भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेगा। और इसके बाद 57,400 करोड़ रुपए के बजट में से 25,000 करोड़ रुपए जो हैं वो पहले से ही गैरसैंण और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री मंजूर कर चुके हैं। और इस फैसले के बाद लगातार जो पूरा पॉलिटिकल माइलेज है वो मुख्यमंत्री अपनी तरफ खींच रहे हैं और इसका सीधा असर हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK24/7 न्यूज, देहरादून। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।